बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 34 और हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर मिनरल्स और वाटर और ऑइंस वगैरह की ट्रांसपोर्ट जो है, नकलो हमल जो है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनरल्स और वाटर को प्लांट किस तरह से उनका अपटेक करता है, मतलब किस तरह से उनको एब्जॉर्ब करता है और फिर किस तरह उनको अपनी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट की जो रूट्स हैं, रूट्स जो हैं वो ना सिर्फ प्लांट को एंकर करने के काम आती हैं, मतलब सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर प्लांट को गाड़ने के काम आती हैं, सपोर्ट करने के काम आती हैं, बल्कि ये वाटर और मिनरल्स वगैरह सॉइल में से एब्जॉर्ब करने के भी काम आती हैं। प्लांट को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, वाटर आ जाती है, मिनरल्स आ जाते हैं और इसके साथ साथ लाइट भी रिक्वायर्ड होती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। तो इन सारे जो मटेरियल्स हैं उसको अब्जॉर्ब करने के लिए जो प्लांट की रूट्स हैं, उसका सरफेस एरिया बहुत ही लार्ज होना चाहिए। इसीलिए जो रूट्स होती हैं किसी भी प्लांट की, जो जड़ें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है। वो डिवाइड होकर आगे से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बना देता है ताकि सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सके, ताकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो इन मिनरल्स की और वाटर की, जिसको प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ जो रूट्स हैं, रूट्स के ऊपर कहता है क्लस्टर्स की फॉर्म में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रेड की तरह के, हेयर की तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये जो रूट हेयर्स हैं ये बेसिकली एपिडर्मस की एक्सटेंशंस होती हैं, या एपिडर्मस जो है वो उसकी आउट ग्रोथ्स होती है। ये रूट हेयर्स, एपिडर्मस जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की बॉडी की या फिर रूट की। तो किसी भी जड़ की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं रूट्स का, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, उसको हम एपिडर्मस बोलते हैं। तो उसी लेयर की जो आउट ग्रोथ्स आगे से फर्दर होती हैं उनको हम बोलते हैं रूट हेयर। और रूट हेयर्स की वजह से जो रूट्स हैं उनका सरफेस एरिया काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। रूट हेयर ही कहता है वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर वाटर और मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। रूट्स की वो कौन सी साइट है जहाँ पे ये सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं? रूट हेयर। रूट हेयर बेसिक वो जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। प्लांट हमें पता है कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रिपेयर करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्लांट की, उसमें से वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लाइट चाहिए होती है वो हमें पता है कि सन से हासिल करता है प्लांट। अब मिनरल्स जो हैं, कहता है कि ज़्यादातर मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करना है मिनरल्स को, तो मिनरल्स जो हैं वो सबसे पहले रूट हेयर में एंटर होते हैं। रूट हेयर से वो एपिडर्मस को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो मिनरल्स हैं ये रूट के अंदर एंटर कैसे होते हैं, किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं? तो ज़्यादातर ये जो मिनरल्स हैं, कहता है कि वाटर के साथ ही, जैसे ही पानी एब्जॉर्ब होता है रूट्स के अंदर, उनके साथ ही जो मिनरल्स हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। पानी के साथ साथ मिनरल्स भी प्लांट की जो रूट्स हैं उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। और वाटर जो है, कहता है हमेशा बल्क फ़्लो की फॉर्म में एंटर होता है रूट्स के अंदर। बल्क फ़्लो का क्या मतलब है कि जब कोई चीज़ बहुत लार्ज क्वांटिटी में एंटर हो रही होती है, तो उसके साथ साथ, जैसे वाटर की बात हम कर रहे हैं, तो वाटर जब लार्ज क्वांटिटी में एंटर होगा रूट्स के अंदर, तो वाटर के अंदर जो मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब थे वो भी वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे रूट्स में। जो भी मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, यानी सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं जिसको प्लांट ने एब्जॉर्ब करना होता है, वो बेसिकली वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर, उनकी कंसंट्रेशन कहता है वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है। जो डिफरेंट एरियाज़ की सॉइल होगी, मिट्टी होगी, उसमें जो मिनरल्स का लेवल है, कंसंट्रेशन है, वो वेरी कर सकती है। और ये डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर कि सॉइल कितनी फर्टाइल है, कितनी ज़रखेज़ है, सॉइल की एसिडिटी जो है वो उसका लेवल क्या है। तो जितनी ज़्यादा कोई सॉइल फर्टाइल होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे।
कहता है कि जब मिनरल्स सॉइल के अंदर वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होते, अगर सॉइल के अंदर वाटर में मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे बल्कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसके साथ आयनिक बॉन्ड के साथ वो बाउंड होंगे, तो फिर उन मिनरल्स को जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। प्लांट हमेशा मिनरल्स को तब एब्जॉर्ब कर पाता है जब वो वाटर के अंदर सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर जो मिनरल्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हैं बल्कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, जो मिट्टी के ज़रात हैं, उनके साथ वो बाउंड हैं, तो फिर प्लांट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए रूट्स जो है वो इन मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहले तो कहता है कि रूट्स के ज़रिए जितने भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो वो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्जॉर्ब करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि इसमें सिंपल डिफ्यूजन होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी चीज़ जो है वो अपनी कंसंट्रेशन के जो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर जाएगी, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी चीज़ कहते हैं कि जो लेस कंसंट्रेशन से उसको हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराना हो, तो फिर हम उसको एनर्जी अप्लाई करके एटीपी का यूज़ करके हम किसी चीज़ को उसकी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव कराएं, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव अपटेक। तो मिनरल्स जो हैं कहता है कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो मूव कर जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे में आ जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं दो सेल्स के दरमियान में, दो सेल के दरमियान कनेक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसके जहाँ से मूव करके कोई चीज़ आसानी से एक जगह से एक सेल से दूसरे सेल में जा सकती है। तो मिनरल जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्लाज्मोडेस्माटा से गुजरते हुए एपिडर्मिस से आ जाएंगे कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से वो एंडोडर्मिस में चले जाएंगे, फिर पेरिसाइकल में, और फिर फाइनली जाइलम सेल्स के अंदर आ जाएंगे। और जाइलम वेसल्स में ये जो वाटर या मिनरल्स वगैरह होंगे वो ट्रांसपरेशनल पुल के थ्रू प्लांट की सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। जो ऑयंस की डिफ्यूजन है, पहले हमने पढ़ा कि सिम्प्लास्ट पाथवे के ज़रिए यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए मूव करते हैं मिनरल्स। कुछ मिनरल्स या ऑयंस वगैरह जो हैं वो मूव करते हैं एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए। और एपोप्लास्ट पाथवे जो है इसमें वाटर या मिनरल्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, वो एक सेल की सेल वॉल से दूसरे सेल की सेल वॉल में मूव करते हैं, यानी सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट जो होती है उसको हम एपोप्लास्ट बोलते हैं। तो कुछ ऑयंस जो हैं वो एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए भी मूव करते हैं। अब एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए कहता है कि एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में तो मूव कर जाते हैं मिनरल्स और वाटर वगैरह, लेकिन एंडोडर्मिस तक पहुंचने के बाद वो एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाते एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए, क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे में हमें पता है कि सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट होती है, और एंडोडर्मिस में एंडोडर्मिस की सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये क्या कर देती हैं, सेल वॉल में जो मूवमेंट है वाटर की उसको ब्लॉक कर देती हैं, यानी जो सेल वॉल है एंडोडर्मिस की उसको इम्परमिएबल कर देती है वाटर के लिए। तो फिर वाटर जो है वो अब एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए मूव नहीं कर सकता, वो सेल वॉल के थ्रू मूव नहीं कर सकता, बल्कि अब जो है वाटर को एपोप्लास्ट पाथवे छोड़ के सेल के अंदर डिफ्यूज़ करना पड़ेगा, यानी सेल वॉल के थ्रू तो वो मूव नहीं कर सकता, तो वो सेल के अंदर मूव करेगा डिफ्यूजन के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। और कभी कभार तो वो वैक्यूल के ज़रिए भी मूव कर सकता है एक सेल से दूसरे सेल में, जिसको हम वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। वैक्यूलर पाथवे में वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट होती है वाटर की या ऑयंस वगैरह की, ठीक है। तो फिर एंडोडर्मिस के बाद जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म के थ्रू एक सेल के से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू या फिर वैक्यूलर पाथवे के थ्रू मूवमेंट होती है, और फाइनली जो ऑयंस हैं वो पहुंच जाते हैं जाइलम सेल्स में। अब जाइलम सेल्स में पहुंचने के बाद जो मूवमेंट हुई, हमने कहा कि एंडोडर्मिस के बाद एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए मूवमेंट नहीं हो सकती, बल्कि तब मूवमेंट होगी या तो डिफ्यूजन के थ्रू सेल एंटर कर जाएगा सेल वॉल सेल के अंदर, या फिर
वैक्यूल के अंदर। तो अगर वैक्यूल के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है तो जो वाटर और ऑयंस वगैरह हैं वो पहले सेल की सेल वॉल के थ्रू उसके साइटोप्लाज्म में जाएंगे, साइटोप्लाज्म से फिर वो टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एंटर होंगे और फिर वो वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे और फिर इस तरह से एक सेल से के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट होगा वाटर और एट लास्ट वो पहुंच जाएंगे जाइलम सेल्स के अंदर। ज़्यादातर जो ऑयंस हैं कहता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उनकी ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो एटीपी एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज़ की जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहता है कि सिलेक्टिव होती है, यानी सिर्फ चंद ही ऑयंस वगैरह होंगे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करती है रेस्पिरेशन के ऊपर। रेस्पिरेशन के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, जैसे कि हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज़ की जाती है और एटीपी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है रेस्पिरेशन के ऊपर। कुछ ऑयंस कहता है कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी मूव करते हैं और कुछ ऑयंस जो हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो ऐसी डिफ्यूजन है जिसमें कोई भी चीज़ अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव तो कर रही है लेकिन उसको इस मूवमेंट को कोई फैसिलिटेट कर रहा होता है, कोई इसको हेल्प आउट कर रहा होता है। सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो हैं वो मूव कराती हैं आयंस को अपनी उनकी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस तरह की डिफ्यूजन जिसमें कैरियर प्रोटीन जो हैं उनका अमल दखल होता है उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं कहता है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस की सेल मेम्ब्रेन के अंदर या और जो रूट के सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। इस तरह से इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, और सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में कहता है कि वाटर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है। तो जो वाटर है वो मूव कर जाएगा सबसे पहले तो रूट हेयर के अंदर, रूट हेयर से मूव करता वो चला जाएगा एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। ये एपिडर्मिस की लेयर हमें दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस के बाद जो है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में एंटर हो जाता है। ये जो इतना रीजन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जो है वो एंडोडर्मिस में एंटर हो जाती है और एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं हमने कहा यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से एपोप्लास्ट पाथवे को हम फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाटर है वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ करेगा उनके साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर उनके वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल से होता हुआ फिर एंडोडर्मिस से वाटर जो है वो आ जाता है पेरिसाइकिल के अंदर और पेरिसाइकिल के बाद फाइनली वो एंटर हो जाता है जाइलम वेसल्स के अंदर और जाइलम वेसल से फिर ट्रांसपरेशनल पुल के थ्रू वाटर जो है वो प्लांट की सारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है।